नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन की श्रृंखला के अंतर्गत मालवा का पठार। और मालवा के पठार में हमने दो लेक्चर मालवा के पठार के देख लिए हैं, जिसमें एक में हमने मालवा के पठार से खुद को परिचित किया है और उसमें मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति को हमने जाना है। तो जो दशाण प्रदेश नाम से हमने उल्लेख किया है वो हमने पूर्वी मालवा का किया है। आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो हम लेके चल रहे हैं केंद्रीय मालवा प्रदेश। कौन सा? केंद्रीय मालवा प्रदेश। तो बिना वक्त गवाए अपन स्टार्ट करते हैं क्या? केंद्रीय मालवा प्रदेश। तो देखो जरा, ये है केंद्रीय मालवा प्रदेश। इस केंद्रीय मालवा प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमेशा करते हैं। सबसे पहले हम इससे परिचित होंगे कि ये केंद्रीय मालवा प्रदेश क्या है, ताकि हमें पढ़ना आसान हो जाए। तो देखो, आज अगर अपन वर्तमान का मैप देखें तो वर्तमान मैप में आप जो राजगढ़ जिला देखते हैं, वर्तमान मैप में जो देवास देखते हैं, इंदौर देखते हैं, रतलाम देखते हैं, ठीक है, उज्जैन देखते हैं, धार देखते हैं, मांडू देखते हैं, इन सबको मिला के उस समय का क्या था? केंद्रीय मालवा प्रदेश था। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? ये मैंने जो जिले बताए हैं आपको, जो राजगढ़ बताया, शाजापुर बताया, आगरमालवा बताया, रतलाम बताया, ये आदि जो जिले हैं, इन जिलों का उस समय अस्तित्व नहीं था। तो प्रमुखता तीन क्या थे? ऐसे स्थान थे या तीन ऐसी जगहें थी जिनको मिलाकर केंद्रीय मालवा प्रदेश बनता था। ये जो मैंने जिले बताए हैं, ये जिले मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताए हैं, लेकिन मूलतः तीन स्थानों को मिलाकर क्या बनता था? तो केंद्रीय प्रदेश बनता था तीन स्थानों को मिलाकर। वो स्थान कौन कौन से थे? तो देखो, एक स्थान था मांडू, एक स्थान था धार। अभी आपको ये लग सकता है कि मांडू तो धार के अंदर ही है, फिर मांडू को अलग से और धार को अलग से क्यों बताया? तो मैंने पहले बताया ना कि उस समय इनका अस्तित्व नहीं था, धार उस समय जिला नहीं था, इसलिए मांडू, धार और उज्जैन, इन तीन जगहों को मिलकर बना था क्या? केंद्रीय मालवा प्रदेश। आई बात समझ? तो केंद्रीय मालवा प्रदेश में धार, मांडू और उज्जैन आते हैं। अब आज हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं उज्जैन के ऊपर। उसके बाद अगली चर्चा जो हम करेंगे वो हम धार जिले की करेंगे और धार के अंदर ही हम मांडू को कवर कर लेंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा लगभग क्या? केंद्रीय मालवा प्रदेश। लेकिन हम इसके साथ साथ जो वर्तमान में जो इंदौर भी है, देवास भी है, राजगढ़ भी है, आगरमालवा भी है, शाजापुर भी है, इनको भी कवर करेंगे इस केंद्रीय मालवा के अंतर्गत। ठीक है, तो देखो, तो आप इससे परिचित हुए कि ये केंद्रीय मालवा प्रदेश क्या है। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश का मैप लेके बैठेंगे तो हमें उज्जैन दिखेगा कहां पर? तो देखो, उज्जैन के उत्तर में है आगरमालवा, उज्जैन के पूर्व में है शाजापुर, उज्जैन के दक्षिण पूर्व में क्या है? देवास, उज्जैन के दक्षिण में क्या है? इंदौर, उज्जैन के दक्षिण पश्चिम में है क्या? धार, और उज्जैन के उत्तर और उत्तर पूर्व में क्या है? रतलाम। कहने का मतलब 6 जिलों के साथ उज्जैन अपनी सीमाओं को साझा करता है और ये पूरे मध्य प्रदेश के उन 18 जिलों में से है जो 18 जिले किसी भी दूसरे राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि उज्जैन मध्य प्रदेश के 6 जिलों से अपनी सीमाओं को साझा करता है, बाकी अन्य किसी भी राज्य के जिलों के साथ या राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। अब आगे देखते हैं कि इस उज्जैन के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जहां भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश हमेशा आपको कुछ ज्यादा देने की रहती है, क्योंकि कुछ ऐसे जीके के पार्ट्स होते हैं जिनको मिसलेनियस जीके कहते हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको यहाँ पर कवर करा दूं ताकि आपको अलग से मेहनत एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। तो देखो जरा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राचीन नामों से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? प्राचीन नामों से। तो हम देखें कि यहाँ पर एक नाम लिखा है पुरी। क्या नाम लिखा है? पुरी। तो ये जो पुरी है, ये पुरी प्राचीन नाम है किसका? किसका? उज्जैन का। अब यहाँ पर फिर मिसलेनियस पार्ट स्टार्ट होता है कि पूरे पुराणों में जो पुरियां बताई गई हैं वो कितनी है। अगर हम सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि उज्जैन का प्राचीन नाम पुरी है, तो फिर हम पुरी नाम से तो वाकिफ ही नहीं हुए कि पुरी और भी है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि पुराणों में 7 पुरियों की चर्चा की गई है, जिनमें एक पुरी है अयोध्या, मथुरा, कांची, काशी, माया, पुरी, और ये कौन सी? आपकी उज्जैनी। इन 7 को मिला के क्या है? पूरी पुराणों में बताई गई 7 पुरियां हैं। उन 7 पुरियों में से एक पुरी है कौन सी? उज्जैन। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? पुरी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पुरी। ठीक है, तो इतना समझ आया। दूसरा देखो, यहाँ पर नाम लिखा है क्या? कनकश्रृंगा। क्या नाम लिखा है? कनकश्रृंगा। जब हम नदियों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कनकश्रृंगा
पुराना नाम है किसका? क्षिप्रा नदी का। कनकशृंगा पुराना नाम है किसका? क्षिप्रा नदी का। और जो उज्जैन है, ये मैंने नदी बना रखी है क्षिप्रा, तो जो उज्जैन है ये क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? कनकशृंगा। अगला देखो, यहाँ पर एक उपनाम लिखा है विशाला। अब सवाल उठता है कि विशाला नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। ये कहा जाता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी के कहने पर एक विशाल नगर की स्थापना की थी, और वो विशाल नगर उज्जैन था या उज्जैनी था, और इसीलिए ये विशाल था, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? विशाला। अगला नाम मिलता है क्या? अवंतिका। अगला नाम क्या मिलता है? अवंतिका। अब अवंतिका से आप अच्छे से भली भांति परिचित होंगे कि हमने मगध की जो 16 जनपदें पढ़ी हैं, उन 16 जनपदों में एक जनपद थी जिसका नाम था क्या? अवंती। एक जनपद पड़ी थी जिसका नाम था क्या? अवंती। अब ये जो अवंती थी, इस अवंती की 2 राजधानियां थी। एक राजधानी तो थी काय में? केंद्रीय मालवा प्रदेश में या मध्य मालवा प्रदेश में, और एक राजधानी थी दक्षिणी मालवा प्रदेश में। अब जो ये 2 राजधानियां थी, ये किसकी थी? अवंती की। तो अवंती की उत्तरी अवंतिका, राजधानी अवंती की उत्तरी अवंतिका जो थी वो थी उज्जैनी। वो कौन सी थी? उज्जैनी, जो क्षिप्रा नदी के तट पर है। और एक राजधानी थी दक्षिण में अवंतिका की, जिसको कहते थे दक्षिणी अवंतिका की राजधानी, वो थी आज का जिसे हम महेश्वर कहते हैं, जो खरगोन जिले में है, नर्मदा नदी के तट पर है, उसी को माहिष्मती कहते थे, जो वर्तमान में दक्षिणी मालवा प्रदेश या फिर निवाड़ की समतल भूमि में स्थित है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो अवंती थी, उस अवंती में उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो क्षिप्रा नदी के तट पर है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? तो वो माहिष्मती थी, जो नर्मदा नदी के तट पर है। तो अवंती की राजधानी होने की वजह से इसका नाम पड़ा क्या? अवंतिका। और इसको उज्जैनी तो कहते ही हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये प्राचीन नाम का कारण क्या है। आगे चलते हैं। अब देखो, यहां पर मैंने उपनाम लिख रखे हैं। क्या नाम लिख रखे हैं? उपनाम। अब देखो, यहां पर जो उपनाम है, तो पहला उपनाम लिखा है मैंने सांस्कृतिक राजधानी। ये देखो क्या लिखा है? सांस्कृतिक राजधानी। तो उज्जैन का उपनाम है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी। अब ये बात मैं यहीं खत्म नहीं करूंगा, ऐसी मेरी आदत रही है। अब देखो होगा क्या? होगा ये, अगर हम सिर्फ इतना याद कर लेंगे कि ये सांस्कृतिक राजधानी है, तो इसके अलावा भी कुछ राजधानियां मध्य प्रदेश में हैं जिन्हें उपनाम दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में शीतकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है पंचमढ़ी को। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है इंदौर को। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के नाम से भी जाना जाता है किसको? इंदौर को। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है किसको? जबलपुर को। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है किसको? सिंगरौली को। और मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है भोपाल को। तो केवल इतना ना समझे कि ये सांस्कृतिक राजधानी है, ये मैंने और राजधानियां बताई हैं, इनको भी आप ध्यान से सुने और नोट डाउन कर लें। अगला देखो, अब यहां पर मैंने एक उपनाम लिखा है पृथ्वी का नाभि स्थल या पृथ्वी का केंद्र बिंदु। यहां पर मैंने लिखा है पृथ्वी का नाभि स्थल या पृथ्वी का केंद्र बिंदु। अब ध्यान से सुनो, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब देखो, जब स्थान पूछा जाता है तो वो स्थान उज्जैन नहीं है। आप कहोगे हमने उज्जैन पढ़ा है, लेकिन उज्जैन नहीं है। उज्जैन जिला हो सकता है, लेकिन उज्जैन स्थान नहीं हो सकता। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन जिले में तो है, लेकिन उज्जैन नहीं है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु है उज्जैन जिले के अंदर मंगलनाथ। क्या? मंगलनाथ। तो मंगलनाथ जो है वो पृथ्वी का क्या है? केंद्र बिंदु है। कौन सा? देखो मैं यहां पर लिखे देता हूं, ये है मंगलनाथ। ठीक, तो मंगलनाथ पृथ्वी का क्या है? केंद्र बिंदु है। और ये मंगलनाथ भगवान शंकर का मंदिर है, और यहाँ पर मंगल के रूप में भगवान शिव की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर है उज्जैन जिले में। ये मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन जिले में। और उज्जैन जिले के अंदर भी कहाँ पर है? तो उज्जैन तहसील के अंदर है क्या? मंगलनाथ मंदिर। और ये जो मंगलनाथ मंदिर है, यही मंगलनाथ मंदिर क्या है? तो हम कहेंगे कि यही मंगलनाथ मंदिर पृथ्वी के केंद्र के नाम से जाना जाता है। अब देखो, तो ये बात क्या यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इससे भी कुछ आगे हम थोड़ा सा जानेंगे। इस मंगलनाथ की मंदिर की 2 विशेषताएं हैं। इस मंगलनाथ मंदिर की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी ये मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है। और दूसरी मंगलनाथ की जो मुख्य विशेषता है इस मंदिर की, वो विशेषता ये है कि ये जो मंगलनाथ मंदिर है, ठीक है, पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। ये 2 विशेषताएं हैं किसकी? मंगलनाथ मंदिर की।
ठीक है। तो ये मंगलनाथ मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। शंकर जी को भगवान मंगल के नाम रूप में यहाँ पर पूजा जाता है, ठीक है। और इसी मंगलनाथ को मंगल की जन्मस्थली कहा जाता है, मंगल ग्रह की जन्मस्थली, मंगल ग्रह की जन्मस्थली क्या कहा जाता है, मंगल ग्रह की जन्मस्थली। इसीलिए उज्जैन को एक उपनाम और मिल जाता है, मंगल ग्रह की जन्मस्थली वाला जिला। तो मंगल ग्रह की जन्मस्थली वाला जिला उपनाम मिला किसको, उज्जैन को। लेकिन उज्जैन के अंदर जो स्थान है वो स्थान है कौन सा, मंगलनाथ। यहीं से मंगल ग्रह की जन्मस्थली, यहीं से मंगल का जन्म माना जाता है, इसीलिए इसे मंगल ग्रह की जन्मस्थली उपनाम भी मिलता है किसको, उज्जैन को। और जिस मंदिर से मंगल ग्रह का जन्म माना जाता है वो मंदिर है कौन सा, मंगलनाथ। वो मंदिर है कौन सा, मंगलनाथ। और ये जो मंगलनाथ मंदिर है, ये मंगलनाथ मंदिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या है, स्थित है। और इसी को बोला जाता है पृथ्वी का केंद्र, ठीक है। आगे चले, अब आगे देखो, इस मंगलनाथ का सिंधिया राजवंश ने क्या कराया था, सिंधिया राजवंश ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, इसका निर्माण नहीं कराया था। सिंधिया राजवंश ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, इसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, किसका, मंगलनाथ मंदिर का, ठीक है। तो आपको मंगलनाथ मंदिर में इतनी बातें याद रखना है, रख लोगे यार। आगे चलें, अब आगे देखो, अब पृथ्वी के केंद्र को लेकर बहुत सी ऐसी किताबें हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताया जाता है। अब ये जो केंद्र हैं, इन केंद्रों में अलग अलग केंद्र हैं। जैसे पूछा जाता है अखंड भारत का केंद्र कौन सा है, अविभाजित भारत का केंद्र कौन सा है, वर्तमान भारत का केंद्र कौन सा है, मध्य प्रदेश का केंद्र कौन सा है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब बात आपसे ये पूछी जाए कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो बरसाली, मैं लिखे देता हूं, कौन सा है, बरसाली, कौन सा है, बरसाली। अगर आपसे अखंड भारत का केंद्र पूछे तो अखंड भारत का केंद्र है बरसाली। बरसाली स्थान है, और बरसाली जिस जिले में है उस जिले का नाम है बैतूल। उस जिले का नाम क्या है, बैतूल। अगर अखंड भारत का केंद्र पूछा जाए तो अखंड भारत का केंद्र है बैतूल जिले में, कहां पर है, बरसाली में। लेकिन अगर आपसे अविभाजित भारत का केंद्र पूछा जाए कि अविभाजित भारत का कौन सा केंद्र है, तो वो है करौंदी। वो कौन सा है, करौंदी। तो करौंदी अविभाजित भारत का केंद्र है, बरसाली अखंड भारत का केंद्र है। अब आप पूछोगे करौंदी कहां पर है, तो करौंदी है कटनी में। करौंदी कहां पर है, कटनी में। करौंदी कहां पर है, कटनी में। अब अगर आपसे पूछे कि वर्तमान भारत का केंद्र कौन सा है, तो वर्तमान भारत का केंद्र है विदिशा। वर्तमान भारत का केंद्र कौन सा है, विदिशा। तो ये विदिशा वर्तमान भारत का केंद्र है। और आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का केंद्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का केंद्र है सागर। आई बात समझ। केवल एक केंद्र याद नहीं करना है आपको, क्या क्या याद करना है, अखंड भारत का केंद्र बैतूल जिला, बैतूल जिले के अंदर बरसाली। अगर आपसे अविभाजित भारत का केंद्र पूछा जाए तो अविभाजित मध्य प्रदेश का, अविभाजित अगर भारत का पूछा जाए तो अविभाजित भारत का स्थान है करौंदी, जिला है कटनी। अगर आपसे वर्तमान भारत का केंद्र पूछा जाए तो जिला है विदिशा, स्थान है विदिशा। और अगर आपसे मध्य प्रदेश का केंद्र पूछा जाए वर्तमान का, तो वो है सागर। इतना आपको याद रखना है केंद्र के बारे में। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दूंगा, तो पक्का दूंगा। आगे देखो, अब यहाँ पे लिखा है, देखो, कालिदास की नगरी। क्या लिखा है, कालिदास की नगरी। तो मेरी बात को सुनो, कालिदास की जो नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वो है उज्जैन। कालिदास की नगरी या कालिदास की जन्मस्थली के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है उज्जैन। अब यहाँ पर आपको एक बात और सुनना है, क्या ये भी मिसलेनियस जीके का पार्ट हो सकता है कि जो कालिदास जी हैं, इन कालिदास जी का जन्म वास्तव में कहाँ हुआ ये नहीं पता, लेकिन कालिदास जी ने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उन रचनाओं में से एक रचना है मेघदूत। इस मेघदूत रचना में उन्होंने मालवा की जलवायु के बारे में, मालवा प्रदेश के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। प्लस उन्होंने मालवा उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर का भी क्या नाम से उल्लेख किया है, और उन्होंने इसके साथ साथ अमरकंटक का भी क्या किया है, उल्लेख किया है। तो यहाँ पर ये बात इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि जो कालिदास जी हैं वो कालिदास जी मालवा की जलवायु से इतने ज्यादा परिचित हैं, तो हो सकता है कि कालिदास जी उज्जैन में ही जन्मे हो और उज्जैन ही उनकी जन्मस्थली हो। इसीलिए उज्जैन को नाम मिला कालिदास जी की जन्मस्थली, उपनाम मिला। ठीक है, तो इसीलिए उज्जैन को बोला जाता है कालिदास जी की जन्मस्थली। क्लियर है? अच्छा, अब क्या यहीं पे बात खत्म हो जाएगी? नहीं, अब हम कालिदास जी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होंगी। तो मैं पहले इसको मिटाए देता हूं बोर्ड।
हम बात कर रहे थे कालिदास जी की, हम बात कर रहे थे किनकी, कालिदास जी की। अब देखो कालिदास जी के बारे में मैंने कहा कि कालिदास जी के जन्म का पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि वो उज्जैन के थे, क्योंकि उनकी रचनाओं में, मेघदूत में इस तरीके की बात है। अब देखो कालिदास जी के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने एक सम्मान स्थापित किया उन्हीं के नाम पे, जिसका नाम है कालिदास सम्मान। क्या नाम है, कालिदास सम्मान या कालिदास पुरस्कार। अब कालिदास जो पुरस्कार है, इस कालिदास पुरस्कार के संबंध में एक तो हमको सन मिलता है 1980 से 81, एक हमें जो सन मिलता है वो सन मिलता है 1986 से 1987। ये दो सन मिलते हैं, कहीं पे 86-87 और कहीं पे 80-81। अब सवाल ये उठता है सही कौन सा है, सवाल ये उठता है कि सही कौन सा है। तो देखो ये तो है स्थापना वर्ष, ये क्या है, ये है स्थापना वर्ष, ये क्या है, स्थापना वर्ष। अगर स्थापना पूछे तो ये है, ये वो है जहां से ये 4 क्षेत्रों में देना क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। कितने क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में। तो देखो कालिदास सम्मान 1980-81 में क्या हुआ, स्थापित हुआ, और 1986-87 से कालिदास सम्मान को 4 क्षेत्रों में देना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये 4 कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कालिदास सम्मान दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, एक तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत दिया जाता है, दूसरा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी क्या कालिदास जी से हमारा संबंध खत्म हो गया, नहीं, अभी भी कालिदास जी के बारे में कुछ बातें हैं जो हमें जानना है। तो कालिदास जी के बारे में मैं इसको फिर से मिटा देता हूं। तो कालिदास जी के बारे में क्या, कालिदास जी की ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, कालिदास जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। इन रचनाओं में 7 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, 7 रचनाएं महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि इन्हीं 7 प्रमुख रचनाओं तक हम पहुंच पाए हैं। इन 7 रचनाओं में 2 खंड काव्य हैं, 2 क्या हैं, खंड काव्य। इन्हीं 7 रचनाओं में 2 महाकाव्य हैं, क्या है, महाकाव्य। इनमें 3 क्या है, 3 नाटक हैं। तो देखो आपको केवल इतना याद नहीं रखना कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं, रचनाएं सबको पता है कौन कौन सी रचनाएं, लेकिन कुछ बातें हैं जो कुछ लोगों को पता है। अब आपको भी पता रहेगा क्या क्या। देखो 2 तो कालिदास जी के हैं खंड काव्य प्रमुख, 2 महाकाव्य हैं, तो ये 4 हो जाते हैं, और 3 क्या है, नाटक। तो 3 नाटक हैं, 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं। अब हम बात करते हैं कि 2 खंड काव्य कौन कौन से हैं। तो एक खंड काव्य का नाम है क्या, मेघदूत। एक दूत, मेघदूत, इसमें भी बहुत दिक्कत आती है। कालिदास जी की प्रथम रचना कौन सी है, दिक्कत आ जाती है, दिक्कत होती है। तो खंड काव्य है जो पहला किनका, कालिदास जी का, वो है मेघदूत। महाकाव्य पूछा जाए कि कालिदास जी का कौन सा पहला महाकाव्य है, तो वो है रघुवंशम। कौन सा है, रघुवंशम। कौन सा है, रघुवंशम। और अगर आपसे पूछा जाए कि नाटक पहला कौन सा है, तो पहले नाटक का नाम है मालवी काग्नि मित्रम। मालवी काग्नि मित्रम। तो आपसे देखो ये तीनों मैंने पहली रचनाएं लिख दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेघदूत पहला खंड काव्य है, रघुवंशम पहला महाकाव्य है, और मालवी काग्नि मित्रम इनका पहला नाटक है। ठीक, अब देखते हैं कि दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि महाकाव्य दूसरा कौन सा है। तो दूसरा जो महाकाव्य है वो महाकाव्य है कुमार संभव। कौन सा है, कुमार संभव। तो रघुवंशम और कुमार संभव ये महाकाव्य हैं 2, और मालवी काग्नि मित्रम इनका क्या है, नाटक है। मेघदूत ये क्या है, मेघदूत, और यहाँ पर है ऋतु संहार। कौन सा, ऋतु संहार। तो देखो मेघदूत और ऋतु संहार कालिदास जी के 2 क्या है, खंड काव्य हैं। और तो देखो ये 2 खंड काव्य हो गए, मेघदूत और ऋतु संहार। रघुवंशम और कुमार संभव इनके 2 ये क्या हो गए, महाकाव्य। और जब बात आती है किसकी, मालवी काग्नि मित्रम की, तो मालवी काग्नि मित्रम के बाद आता है कौन सा, विक्रमोवर्षियम। विक्रमोवर्षियम क्या, विक्रमोवर्षियम। और एक आता है क्या, आविज्ञान शकुंतलम। आविज्ञान शाकुंतलम। तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से मैं एक बार रिकॉल किए देता हूं। 7 रचनाएं हैं प्रमुखता। पहली रचना देखो इसमें भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया है। खंड काव्य है पहला मेघदूत, महाकाव्य है पहला रघुवंशम, नाटक है पहला मालवी काग्नि मित्रम। खंड काव्य 2 है, मेघदूत और ऋतु संहार। महाकाव्य भी 2 है, रघुवंशम और कुमार संभव। और नाटक 3 है, मालवी काग्नि मित्रम, विक्रमोवर्षियम और आविज्ञान शकुंतलम। पहला नाटक मालवी काग्नि मित्रम, दूसरा नाटक आविज्ञान शकुंतलम, और तीसरा नाटक विक्रमोवर्षियम।
अब आपसे पूछा जाता है कि ये मेघदूत किस बात पे लिखा गया है, तो याद रखना है कि ये जो मेघदूत है ये विरह प्रेम है, यानी इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार है। और ये उधर यक्ष यक्षिणी की क्या है कि विरह की प्रेम कथाओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और यही मेघदूत वो रचना है जिसके अंदर कालिदास जी ने उज्जैन का भी और महाकालेश्वर का भी और अमरकंटक का भी क्या किया है, उल्लेख किया है। ऋतु संहार के अंदर अगर देखा जाए तो ऋतु संहार के अंदर कुमार क्या नाम से कालिदास जी ने 6 ऋतुओं का क्या किया है, बड़ा सुंदर क्या किया है, चित्रण किया है। रघुवंशम के अंदर उन्होंने रघु के वंश की पूरी वंशावली का चित्रण किया है। कुमार संभव के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती जी के प्रेम विवाह का उल्लेख किया है। और मालविकाग्निमित्रम के अंदर देखा जाए तो इसका नायक है अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग का लड़का है। तो पुष्यमित्र शुंग का लड़का कौन, अग्निमित्र, और मालविका से के प्रेम का इसमें उल्लेख किया गया है। और अगर आभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो इसमें दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कथा का वर्णन है। और विक्रमोर्वशीय की बात करें तो इसमें उर्वशी और किसका, विक्रम का क्या है, इसमें प्रेम कथा का वर्णन है। इसका मतलब ये है कि अधिकतर इनकी जो कथाएं हैं, अधिकतर इनकी जो रचनाएं जो हैं, उन रचनाओं में देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। अगर हम ऋतु संहार को एक तरफ छोड़ दें तो बाकी सभी रचनाओं में इन्होंने प्रेम के बारे में क्या की है, चर्चा की है। किसने, कालिदास ने। और कालिदास को भारत का क्या बोला जाता है, शेक्सपियर बोला जाता है। इतनी बातें आपको कालिदास जी के बारे में एक्स्ट्रा जानने को मिली होंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, अब मैं इसको मिटा दूं। अब देखो आगे, यहां तक समझ आया। कालिदास जी की बात भी हमने कर ली। अच्छा, एक बात और, कालिदास सम्मान भी मनाया जाता है, कालिदास समारोह का भी आयोजन किया जाता है। कहां पर, उज्जैन में। तो उज्जैन में कालिदास समारोह भी मनाया जाता है। और उज्जैन में कालिदास समारोह के अलावा टेपा समारोह भी मनाया जाता है। तो टेपा समारोह का आयोजन उज्जैन, कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है मंदिरों और मेलों का शहर। यहाँ पर मैंने उपनाम लिखा है मंदिरों और मेलों का शहर। अब सुनो, यहाँ पर लिखा है मंदिर और मेलों का शहर। मंदिर बहुत हैं, मेलों का भी ज्यादा आयोजन होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या, इसको क्या बोला, मंदिरों और मेलों का शहर। अब एक बात सुनो, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मेलों पे बात मैं खत्म नहीं कर दूंगा, मेलों पे मैं बात खत्म नहीं करूंगा। आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक मेला लगता है और उस मेले का नाम है कुंभ। आप कहोगे आपने बहुत बड़ी बात बता दी ना, बहुत बड़ी बात तो नहीं बताई जी, तो आपको भी पता है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा बताने वाला हूँ, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा। क्या कि ये जो कुंभ का मेला है, ये कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है पूरे भारत में। अगर देखें तो उज्जैन में तो होता ही है, भारत में उज्जैन में, तो मध्य प्रदेश में तो कहाँ होता है, उज्जैन में होता है। लेकिन संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो गंगा नदी पर, संपूर्ण भारत में अगर बात करें तो यमुना नदी पर, संपूर्ण भारत में अगर बात करें तो सरस्वती नदी पर, और संपूर्ण भारत में अगर बात करें तो क्षिप्रा नदी पर, और संपूर्ण भारत में बात करें तो गोदावरी नदी पर। कहने का मतलब ये कि गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, गोदावरी, 1 2 3 4 5 ये नदियां हैं जिन पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब जो गंगा नदी पर आयोजन किया जाता है वो किया जाता है हरिद्वार में। जो गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती, ये तीनों नदियों का जहां पर संगम होता है वो है क्या, मैं इधर लिखे देता हूं, वो है क्या, प्रयाग। वो है क्या, प्रयाग। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम पर प्रयाग में आयोजन किया जाता है। तो देखो ये है क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में आयोजन किया जाता है, और गोदावरी के तट पर नासिक में। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो नासिक 1, उज्जैन 2, प्रयाग 3 और हरिद्वार 4। तो पूरे भारत में 4 जगह क्या किया जाता है, कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से सुनने की है, हम अधिकतर लोग यही जानते हैं कि कुंभ का मेला 12 वर्ष में आयोजित होता है। बात बिल्कुल सही है, कुंभ का मेला 12 वर्ष में आयोजित होता है। लेकिन एक बात जो है आपको ध्यान रखना है कि एक तो है हरिद्वार, एक कौन सा है, हरिद्वार, और एक है कौन सा, तो एक है प्रयाग। एक है कौन सा, प्रयाग। एक है हरिद्वार और एक है प्रयाग। ये 2 वो जगहें हैं जहां पर अर्ध कुंभ लगता है हर 6 साल बाद। तो उज्जैन में अर्ध कुंभ नहीं लगता, नासिक में अर्ध कुंभ नहीं लगता। अर्ध कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है और प्रयाग में होता है, यानी गंगा नदी के तट पर और त्रिवेणी संगम पर, प्रयाग में, इलाहाबाद में अर्ध कुंभ भी लगता है और कुंभ भी लगता है। यानी 6 महीने, 6 साल के बाद कुंभ लगता है। तो ये आपके पास एक नई बात हो सकती है कुछ लोगों के पास, कुछ को तो पता होगा
कि ये 12 वर्ष में लगता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो समझ लें कि 2 जगह लगता है, एक हरिद्वार में और एक प्रयाग में, अर्धवार्षिक कुंभ या फिर कहें कि अर्ध कुंभ। और ये जो है क्षिप्रा और गोदावरी, यहाँ पर अर्ध कुंभ नहीं लगता, यहाँ 12 वर्ष के बाद ही कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखो पूछा जाए कि उज्जैन में अंतिम बार अभी जो कुंभ का मेला लगा था वो कब लगा था? 2016 में। कब लगा था? 2016 में। अब यहाँ पर अर्ध कुंभ तो लगता नहीं है, तो इसके अगर हम देखें 12 वर्ष बाद तो 2028 में यहाँ पर क्या लगेगा? अगला कुंभ का आयोजन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर अगले कुंभ का आयोजन 2028 में किया जाएगा। पिछला कुंभ जो था वो 2016 में था। यहां तक बात आ गई समझ में? अगली बात, अब देखो सवाल ये उठता है कि कुंभ के मेले का आयोजन हुआ कब से शुरू था? ठीक, तो सुनो जरा, अगर बात करें कुंभ के मेले के आयोजन की, तो कुंभ के मेले का आयोजन स्टार्ट हुआ संपूर्ण भारत की अगर बात करें, तो संपूर्ण भारत में कुंभ के मेले का आयोजन कब हुआ? तो संपूर्ण भारत में कुंभ के मेले का आयोजन लगभग 1232 से माना जाता है। लगभग 1232 में पहली बार क्या लगा? कुंभ का मेला, ऐसा माना जाता है। और पहली बार जो कुंभ का मेला लगा, ये कुंभ का मेला कहां पर लगा? हरिद्वार में। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला जो कुंभ का मेला लगा वो 1232 में लगा और हरिद्वार में लगा। अब इसके 500 साल बाद यानी 1732 में मध्य प्रदेश में क्या लगने लगा? कुंभ का मेला लगने लगा। इसका मतलब भारत में कुंभ लगभग 1232 से है और मध्य प्रदेश में कुंभ 1732 से है। 500 साल बाद उज्जैन में कुंभ की शुरुआत हुई। सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत किसने करवाई? तो यहाँ पर राणोजी सिंधिया, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि राणोजी सिंधिया हैं। ये राणोजी सिंधिया के मंत्री ने, ठीक है, यहाँ पर क्या किया? कुंभ के मेले की शुरुआत करवाई उज्जैन में। और 1732 से मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? कुंभ का मेला लग रहा है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर। मिटा दूं, अब आगे देखो। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्या लिखा है? प्रमुख मेरिडियन। अब प्रमुख मेरिडियन क्यों कहते हैं? जो हमने अभी मंगलनाथ देखा है, ये मंगलनाथ पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, इसीलिए यह इसको बोला जाता है क्या? प्रमुख मेरिडियन। महाकाल की नगरी, क्योंकि यहाँ पर महाकाल मंदिर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? महाकाल की नगरी। मंगल की जन्मस्थली मैंने बताई दिया है कि मंगल ग्रह की जो जन्म माना जाता है वो किससे माना जाता है? मंगलनाथ मंदिर से माना जाता है, और ये उज्जैन में है, इसीलिए इसको बोला जाता है मंगल की क्या? जन्मस्थली। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको इससे इसकी फैक्चुअल जानकारी के अलावा भी कुछ जानकारी जरूर एक्स्ट्रा मिली होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, ये मंगल की जन्मस्थली है, कालिदास जी की जन्मस्थली है, साथ साथ ये शरद जोशी की भी क्या है? जन्मस्थली है। शरद जोशी कौन थे? तो शरद जोशी क्या थे? व्यंग्यकार थे। शरद जोशी क्या थे? व्यंग्यकार थे। और 1992-93 में, ठीक है, कौन थे? व्यंग्यकार। थे। और 1992-93 में मध्य प्रदेश सरकार ने शरद जोशी के सम्मान में एक व्यंग्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार की स्थापना की, और उस पुरस्कार का नाम है क्या? शरद जोशी पुरस्कार। क्या? शरद जोशी पुरस्कार। अब ये जो शरद जोशी पुरस्कार है 2017 में यशवंत व्यास को दिया गया और 2018 में रवीश कुमार को दिया गया। 2017 में ये पुरस्कार कौन सा? शरद जोशी पुरस्कार यशवंत व्यास को दिया गया, और 2018 में रवीश कुमार को क्या दिया गया? ये शरद जोशी पुरस्कार दिया गया। यहां तक हमने अभी बात की है। अब देखो, अब हम आते हैं सबसे पहले कहां पर? तो इधर हम सुनते हैं, हम सबसे पहले आते हैं कहां? तो हम सबसे पहले आ रहे हैं कहां पर? कायथा में। हम सबसे पहले कहां पर आ रहे हैं? कायथा में। अब देखो, कायथा वर्तमान में अगर देखा जाए तो कायथा उज्जैन की तराना तहसील। तो उज्जैन की तराना तहसील के अंदर एक गांव है कायथा, और इस कायथा गांव का 1964 में विष्णु श्री वाकड़कर
तो विष्णु श्री वाकड़कर के द्वारा क्या किया गया, तो विष्णु श्री वाकड़कर द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो कायथा की खोज का श्रेय जिसको जाता है वो जाता है वाकड़कर जी को। किसको जाता है, वाकड़कर जी को। वाकड़कर जी ने कायथा का उत्खनन करवाया और यहाँ से साक्ष्य जो मिले वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले, इसीलिए कायथा को ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल माना जाता है। इसलिए कायथा क्या है, इंपोर्टेंट है, कायथा महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से। दूसरी बात, कायथा में और क्या इंपोर्टेंट है, तो देखो कायथा में एक और बात है कि कायथा में बराह का क्या माना जाता है, जन्म माना जाता है। किसका, बराह का। कायथा में बराह मेहर का क्या माना जाता है, जन्म माना जाता है। ये बराह मेहर कौन थे, अब इनकी बात सुनो। केवल इतने से चीजें याद नहीं होंगी कि आप याद कर लोगे कि बराह का जन्म हुआ तो हो गया, लेकिन बराह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात क्या है कि बराह मेहर जो थे ये उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल एक रत्न थे, यानी ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। कौन, बराह। इनकी जन्मस्थली कहां पर है, कायथा में है, और कायथा कहां पर है, तराना तहसील में है, और तराना काय में है, उज्जैन जिले में है। इतना समझ आया। इनकी जो पुस्तक है बराह की, इनकी पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांत का। क्या नाम है, पंच सिद्धांत का। तो पंच सिद्धांत का इनकी पुस्तक है, पंच सिद्धांत का इनकी पुस्तक है, किनकी, बराह की। ठीक है, और ये कौन थे, तो ये ज्योतिषाचार्य थे और गणितज्ञ थे। कौन, बराह। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। तो कायथा दो चीजों से इंपोर्टेंट हुआ, पहला ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले, दूसरा बराह के जन्मस्थान के लिए। बराह कौन थे, तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांत का। क्लियर, आगे चलें। अब देखो बराह के ऊपर लिखा है क्या, दांगवाड़ा। क्या लिखा है, दांगवाड़ा। तो कायथा और दांगवाड़ा ये दोनों वो जगहें हैं, मैं यहाँ लिखना भूल गया, मैं बता देता हूँ। ये दांगवाड़ा और कायथा, ये दांगवाड़ा और कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित ऐसे स्थल हैं जिसमें मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समरूप सभ्यता के, मैं कह रहा हूँ समकालीन सभ्यता के, उसी समय की सभ्यता के, सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो काल की सभ्यताओं के समकालीन क्या मिले हैं, यहाँ पर स्थल मिले हैं। कहाँ में, दांगवाड़ा में और कायथा में। आई बात समझ। तो अब यहां से हम हटते हैं और ये देखें कि देखो ये जो नदी जा रही है ना, ये मैंने जो निशान लगाया है, ये नदी का निशान लगाया काली सिंध का। तो पूछा जाए कि कायथा किस नदी के तट पर है, तो काली सिंध के। कायथा किस नदी के तट पर है, तो काली सिंध के। क्लियर, आगे चलो। अब देखो यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है नागदा। क्या नाम लिखा है, नागदा। अब ध्यान से सुनना, ये जो नागदा है, ये नागदा वर्तमान जो उज्जैन है, इस वर्तमान उज्जैन की तहसील है नागदा। और ये नागदा जिस नदी के तट पर है वो नदी है चंबल। ध्यान रखना है, नागदा उज्जैन में है और उज्जैन की तहसील है नागदा, और नागदा उज्जैन की तहसील जिस नदी के तट पर है वो नदी है कौन सी, चंबल। ठीक है, तो चंबल नदी के तट पर है क्या, नागदा। अब सवाल उठता है नागदा क्यों फेमस है, नागदा में ऐसी कौन सी बात है, तो नागदा भी एक ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का क्या है, स्थल है। नागदा भी ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का स्थल है। इसका भी 1955-56 में क्या करवाया गया था, उत्खनन कार्य करवाया गया था। ये भी ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। ठीक, अब एक बात यहाँ से और आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। इन 52 जिलों में से 53वां जिला अगर बनेगा तो वो बनेगा नागदा। वो कौन सा बनेगा, नागदा। नागदा का जो जिला बनेगा इसमें 3 तहसीलों को शामिल किया जाएगा। एक महीदपुर, यहाँ पर है महीदपुर, यहाँ पर है महीदपुर। तो महीदपुर, नागदा और खचरोन, इन तीनों को मिलाकर मध्य प्रदेश का 53वां क्या बनाया जाएगा, जिला बनाया जाएगा। ऐसा प्रस्तावित है, कमलनाथ जी की सरकार के समय की बात है। अब बनेगा नहीं बनेगा भगवान जाने, लेकिन ये 53वां जिला प्रस्तावित है नागदा उज्जैन जिले के अंदर। तो ये आपको याद रखना है नागदा के बारे में। खत्म। अब हम देखते हैं उज्जैन क्या है। तो देखो उज्जैन में मैंने एक लिखा है जंतर मंतर। उज्जैन में ये जो भी नाम हमने जो भी पढ़े ना, पुरी, कनकश्रृंगा, विशाला, अवंतिका, उज्जैन, ये स्पेशल इसी के लिए है। ये अब वर्तमान में जिला हो गया है इसी के लिए। ठीक है, किसके लिए, उज्जैन के लिए। अब हम देखते हैं उज्जैन में क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर नदी है क्षिप्रा। कौन सी नदी है, क्षिप्रा। और ये जो नदी है, ये नदी है कौन सी, कान्ह नदी, इसी को कहते हैं खान नदी। और ये कौन सी नदी है, गंभीर नदी। यानी
कान और गंभीर या खान और गंभीर जो सहायक नदियां हैं ये उज्जैन में आकर मिल रही हैं क्षिप्रा से, उज्जैन में आकर मिल रही हैं क्षिप्रा से। तो इन 3 नदियों के संगम पर है क्या उज्जैन। वैसे मूल्यतः किस नदी के संगम पर है तो हम कहेंगे ये क्षिप्रा नदी के संगम पर, सॉरी क्षिप्रा नदी के तट पर है। लेकिन उज्जैन में क्षिप्रा से मिलती है कौन सी, गंभीर, और उज्जैन में ही क्षिप्रा से मिलती है कान। तो 3 नदियां जहां पर मिलती हैं वो जिला है उज्जैन। जहां पर ये मिलती हैं उसको बोलते हैं त्रिवेणी घाट, उसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी घाट। इसी त्रिवेणी घाट पर एक मंदिर है जो भगवान शनि देव के लिए समर्पित है, और उस मंदिर का नाम है क्या, तो उस मंदिर का नाम है नवग्रह मंदिर। क्या नाम है, नवग्रह मंदिर। तो पूछा जाए कि नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है, तो नवग्रह मंदिर स्थित है उज्जैन में। किन नदियों के, या फिर कहें कि किन नदियों के संगम पर स्थित है, 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी 3 नदियां हैं, तो गंभीर नदी है, कौन सी नदी है, कान नदी है, कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी है। मूलतः अगर पूछा जाए कि नवग्रह मंदिर किस मूल नदी पर के तट पर स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और नवग्रह मंदिर किन देवता के लिए, किस ईश्वर के लिए, किस भगवान के लिए समर्पित है, तो शनि देव के लिए ये नवग्रह मंदिर क्या है, समर्पित है। ठीक, आगे चले। अब देखो यहां पर लिखा है क्या, जंतर मंतर। तो सुनो, जंतर मंतर कहाँ है, जंतर मंतर उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, इस महाकालेश्वर मंदिर की विशेष बात यह है कि ये महाकालेश्वर मंदिर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर के में आप सब परिचित हैं कि ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, उज्जैन में है, और ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे महाकालेश्वर की में, लेकिन हाँ एक करंट की बात जरूर है, करंट अफेयर्स की, कि अभी हाल ही में मंदिर की जो इमारत है उसकी मजबूती की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की जो है वहां पे निर्देश दिया है कि मंदिर की मजबूती पर ध्यान दिया जाए। ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सवाल पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की इमारत की का सर्वेक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए किस संस्थान को क्या किया है, निर्देशित किया है, तो वो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की को क्या किया है, कहेंगे हम निर्देशित किया है। किसकी, महाकालेश्वर मंदिर की। अब जहां पर महाकालेश्वर मंदिर है वहीं महाकालेश्वर मंदिर के दक्षिण में स्थित है क्या, जंतर मंतर। दक्षिण में स्थित क्या है, जंतर मंतर। अब जंतर मंतर को हम लोगों ने बहुत नाम सुना है, तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये जंतर मंतर है उज्जैन में। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये जंतर मंतर है उज्जैन में, लेकिन पूरे भारत में देखे जाए तो 5 जंतर मंतर है। एक जंतर मंतर है दिल्ली में, एक जंतर मंतर है कहां पर, दिल्ली में, एक जंतर मंतर है दूसरा कहां पर, वाराणसी में, एक जंतर मंतर है कहां पर, मथुरा में, और एक जंतर मंतर है कहां पर, तो हम कहेंगे जयपुर में। तो 5 जंतर मंतर है, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और आपका कौन सा, जयपुर। ये 5 जगह क्या है, जंतर मंतर स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि इन 5 जंतर मंतरों की स्थापना किसने करी, किसने बनवाया, तो आमेर के राजा थे, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह प्रथम नहीं, राजा जयसिंह द्वितीय। राजा जयसिंह द्वितीय या आमेर राजा जयसिंह ने क्या करवाया, 5 जंतर मंतरों का निर्माण कराया। इन्हें वेधशाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेधशाला। इस पूरे जंतर मंतर में अगर देखें तो कुछ यंत्र लगे हुए हैं, जैसे एक यंत्र लगा है शंकु यंत्र। एक यंत्र जो शंकु यंत्र लगा है ये क्या करता है, तो शंकु यंत्र पे 12 लाइंस खींची गई हैं। ये 12 लाइंस 12 राशियों के बारे में बताते हैं। दूसरी बात, यही शंकु यंत्र क्या बताता है, यही वो शंकु यंत्र है जहां पर 21 जून को सूर्य क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश में एक सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सूर्य 21 जून को 90 डिग्री पर लंबवत हो जाता है, तो वो जिला है उज्जैन। लेकिन जिस जगह पर लंबवत होता है वो जगह है जंतर मंतर, और जंतर मंतर में भी जो यंत्र है वो यंत्र है शंकु यंत्र। ठीक है, इसी जंतर मंतर के अंदर एक यंत्र लगा हुआ है जिसे कहते हैं यज्ञशाला। ये जो यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला से ग्रहों की दूरी का पता लगाया जाता है। किसमें, जंतर मंतर में स्थित यज्ञशाला से। इसी जंतर मंतर के अंदर एक यंत्र लगा हुआ है जिस यंत्र का नाम है सम्राट यंत्र। ये सम्राट यंत्र वो यंत्र है जिससे उज्जैन के टाइम को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये उज्जैन के टाइम को निर्धारित जहां से किया जाता है वो है जंतर मंतर, और जंतर मंतर के अंदर जो यंत्र है वो है सम्राट यंत्र। इसी के अंदर एक और यंत्र लगा हुआ है, और उस यंत्र का मतलब, उस यंत्र का नाम है नादिया वलय।
तो नादिया वलय जो है, इस नादिया वलय से सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण होने की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और ग्रह नक्षत्रों की जानकारी उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में लगाई जाती है। वो यंत्र जंतर मंतर में लगा है और उसका नाम है क्या, नादिया वलय। तो याद रखना है कि जंतर मंतर वेधशाला है, जिसको हम खगोल शास्त्र से संबंधित है ये। इसमें हम जानकारी लगाते हैं समय की, ग्रहों की, नक्षत्रों की, सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने की और टाइम की। ठीक है, ये सारे यंत्र थे जो मैंने बताए, जैसे शंकु यंत्र, सम्राट यंत्र और नादिया वलय यंत्र और आपका यज्ञशाला। ये किस में लगे हैं, जंतर मंतर में। किसने बनवाया, तो हम कहेंगे आमेर राजा जयसिंह द्वितीय ने क्या करवाया, इनका निर्माण करवाया। संपूर्ण भारत में इनकी संख्या 5 है। ठीक, आगे देखो, महाकालेश्वर मंदिर मैंने बता ही दिया। अगला है क्या, कालियादेह। तो देखो जो कालियादेह है, ये कालियादेह उज्जैन जिले में स्थित है। अब कालियादेह क्या है, कालियादेह को पहले ब्रह्मकुंड नाम से जाना जाता था और ये जो ब्रह्मकुंड था ये हिंदू धर्म से संबंधित था। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने, जो मांडू के सुल्तान था जिसका नाम था क्या, नासिर शाह, मांडू के शासक, मुस्लिम शासक नासिर शाह ने इसी ब्रह्मकुंड के ऊपर एक इमारत बनवाई और उस इमारत का नाम पड़ा क्या, कालियादेह। और यहाँ पर उसने 52 कुंड बनवाए जो 52 कुंड के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि 52 कुंड कहाँ है, तो ये उज्जैन में है। लेकिन 52 कुंड उज्जैन में कहाँ है, तो ये कालियादेह पैलेस के पास। तो कालियादेह अब पहले किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मकुंड नाम से जाना जाता था। अब इसे कालियादेह पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो उज्जैन जिले में है। अगली बात आती है गोपाल मंदिर की, कि गोपाल मंदिर कहाँ है। तो गोपाल मंदिर उज्जैन में है, गोपाल मंदिर उज्जैन में है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था दौलत राव सिंधिया की पत्नी वायजा बाई ने। वायजा बाई द्वारा निर्मित ये मंदिर है, गोपाल मंदिर। और इस गोपाल मंदिर की खास बात क्या है, इस गोपाल मंदिर की खास बात ये है कि सोमनाथ मंदिर से जो दरवाजा लूटा गया था, जो महमूद गजनबी द्वारा, उस दरवाजे को वहां से लाया गया है और उसको इसके गर्भगृह में लगाया गया है। किसके गर्भगृह में, गोपाल मंदिर के गर्भगृह में। अगली बात आती है नागचंद्रेश्वर मंदिर। नागचंद्रेश्वर मंदिर ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में हम कहें तो शेष नाग की शैया पर है कौन, भगवान शंकर। और इसकी पूजा वर्ष में केवल एक बार की जाती है, नाग पंचमी के दिन। ठीक, आगे चलें, आगे देखो, मंगलनाथ मैंने बता ही दिया, नवग्रह मंदिर मैंने बता ही दिया। चिंतामणि गणेश की अगर बात करें तो चिंतामणि क्या है, ये गणेश मंदिर है। और चिंतामणि गणेश मंदिर का तो ये जीर्णोद्धार करवाया था किसने, अहिल्याबाई होलकर ने। और चिंतामणि गणेश मंदिर जो है ये परमार कालीन है। अब बात आता है हरसिद्धि देवी मंदिर। हरसिद्धि देवी मंदिर यहाँ के जो राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्हीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ये क्या थी, ये कुल देवी के रूप में थी और ये उनकी आराध्य देवी थी। कौन, हरसिद्धि देवी। अगला आता है बड़े गणेश मंदिर। ये जो एक तो है खजराना, वो अलग है, ये बड़े के वो इंदौर में है। जब बड़े गणेश मंदिर की बात आती है तो बड़े गणेश मंदिर जो महाकालेश्वर मंदिर है उसी के पीछे है बड़े गणेश मंदिर। ठीक, तो ये मंदिर हैं जो उज्जैन में क्या है, स्थित है। क्लियर है, अब आगे चलें। अब उज्जैन में देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, भर्तृहरि गुफा। क्या लिखा है, भर्तृहरि गुफा। इनके बारे में थोड़ा सा जान लो, बस अपन खत्म करने की स्थिति में है। भर्तृहरि गुफा, भर्तृहरि कौन थे, तो भर्तृहरि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तृहरि। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो परमार वंश के थे। तो भर्तृहरि ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया था किसी कारण से। वो कारण यहाँ पर बताना मैं मुनासिब नहीं समझता, वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन भर्तृहरि ने परिवार के कारणों के चलते ये माना जाता है कि उन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया और ये उज्जैन में जहां पर इन्होंने तपस्या की वहां पर गुफाओं का निर्माण करवाया गया। और वो गुफाओं का निर्माण 11वीं सदी में परमार राजाओं ने करवाया। परमार राजाओं ने 11वीं सदी में जिस जगह पर इन्होंने तपस्या की वहां पर गुफाओं का निर्माण करवाया, इसलिए उन गुफाओं का नाम पड़ा भर्तृहरि गुफा। तो पूछा जाए कि भर्तृहरि गुफाएं कहां पर है, तो हम कहेंगे उज्जैन में। ठीक, अगली बात देखो, संदीपनी आश्रम। क्या, संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम संदीपनी ऋषि के नाम पर पड़ा है। संदीपनी ऋषि वो थे जिन्होंने भगवान कृष्ण को, बलदाऊ को और किनको, तो हम कहेंगे कि और उनका मित्र जो सुदामा, उन्हें क्या दिया, शिक्षा दी। तो पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर, किस आश्रम पर, किस बाल रूप में या छोटे बचपन में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की, तो वो है कौन सा आश्रम, संदीपनी आश्रम। और ये संदीपनी आश्रम कहाँ है, तो हम कहेंगे उज्जैन में है।
कहाँ पर है? उज्जैन में है। क्लियर। अगली बात, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पहला स्थान। क्या लिखा है? पहला स्थान। पहला स्थान उज्जैन। देखो एक सवाल पूछा जाता है कि शून्य का की खोज कहाँ हुई? भारत में। लेकिन पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में हुई? तो मध्य प्रदेश। पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई? तो वो जिला है उज्जैन। अब एक बात मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि शून्य के आविष्कार को दो नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है ब्रह्मगुप्त और एक नाम मिलता है आर्यभट्ट। तो यहाँ पर याद रखना है, आर्यभट्ट ने जीरो की संकल्पना, जीरो की अवधारणा दी, लेकिन जीरो को कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, किस प्रकार प्रयोग करना है और एक अलग अंक के रूप में जीरो को उल्लेखित करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो आर्यभट्ट नहीं है, वो ब्रह्मगुप्त है। उनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्मस्फुट। तो ब्रह्मस्फुट नामक पुस्तक में जीरो के उपयोग करने के नियम बताए हैं किसने? ब्रह्मगुप्त जी ने। तो ब्रह्मगुप्त वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जीरो को प्रयोग करने के नियम बताए। आर्यभट्ट वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जीरो की अवधारणा दी। अब हम कहें कि तो जनक किसको मानेंगे? तो जिसने नियम दिया है उसको जनक मानेंगे। तो जनक माना जाता है ब्रह्मगुप्त को। अगर ब्रह्मगुप्त ऑप्शन में नहीं है तो आर्यभट्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि अवधारणा सबसे पहले किसने दी? आर्यभट्ट ने। तो ये बात है पहली उज्जैन की, कि उज्जैन में जीरो के उपयोग किया गया पहली बार। दूसरी बात, उज्जैन पहली जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। और ये गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम भी ब्रह्मगुप्त द्वारा दिया गया। और ये उज्जैन पहला जिला है जहां पर गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। पृथ्वी की परिधि को मापने की कोशिश भी किसने की? ब्रह्मगुप्त ने की। और इनके द्वारा बताई गई जो परिधि की माप है वो वर्तमान बताई गई माप के बिल्कुल करीब है। ये बात आपको याद रखना है इस मामले में। पहला। अगली बात, कोविड-19 में जो मृत्यु हुई है वो उज्जैन जिले में सबसे पहले हुई है। तो उज्जैन वो पहला जिला है जहां पर कोविड से किसी की मृत्यु हुई, मध्य प्रदेश का। सागर के बाद मध्य प्रदेश, सागर के बाद दूसरा सबसे प्रदूषित क्या है? जिला है। दूसरा सबसे प्रदूषित क्या है? जिला है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में उज्जैन को नवाचार श्रेणी में, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश को पुरस्कार दिया गया। कालिदास और टेपा समारोह मैंने बता ही दिया। यहाँ पर कालिदास अकादमी है जिसकी स्थापना 1977 में हुई। और लास्ट है डांगवाला। तो डांगवाला भी यहाँ का क्या है? एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा फास्ट बताया है, लेकिन कोशिश इसलिए की है ताकि ज्यादा से ज्यादा डाटा आप तक कम समय में पहुंच सके। अब हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।